Friends, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. प्रीवियस जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एंड सबमर्जेंस, स्टेबिलिटी, कंफर्ट कंडीशन क्या होती है, टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंटर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडी, ये हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपारेंट वेट क्या होता है, और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए स्टैटिक फ्लूइड। जब फ्लूइड तो स्टैटिक कंडीशन में है बट जो सराउंडिंग है उसकी वो मोशन में है, तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टारगेट सीरीज है इसमें सोम और सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, उसको चेक करें। 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन 4 बजे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स और 6:30 पर रेलवे इंजीनियरिंग। अभी ऑनगोइंग सेशन है। आपको जो भी मंडे टू फ्राइडे जो सेशंस होते हैं इसमें जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आपके डाउट को हम सैटरडे के दिन लाइव जुड़कर सॉल्व करेंगे और साथ में काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देन संडे के दिन जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स का यहाँ पे कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही यहाँ पर हम बात करेंगे रियल वेट क्या होता है और अपारेंट वेट क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी बॉडी का वेट को मेजर करें, किसी बॉडी के वजन को नापें, और अगर जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो अगर एयर है तो वहां पे जो उसका वेट आएगा वो एयर के रिस्पेक्ट में आएगा, एयर भी बाइंड फोर्स उस पर लगाएगी। तो ऐसे में एयर का जो बाइंड फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्लियर? तो यहां पर जो बॉडी का वेट अगर हवा में वो है और नापा जाए तो वो रियल वेट कहलाता है। वहीं पर अगर किसी बॉडी का हम वेट मेजर करें, किसी भी अदर फ्लूइड में या वाटर में मेजर करें, पानी में बॉडी है और फिर उसका वेट नापें, तो वो रियल वेट नहीं आएगा, वो कुछ कम आएगा और वो अलग आएगा, क्योंकि वो फ्लूइड या वाटर उस पर बाइंड फोर्स लगाएगा तो वजन कम हो जाएगा बॉडी का, और ऐसे वेट को हम अपारेंट बोलते हैं। अपारेंट वो चीज होती है जो रियल नहीं होती बट प्रतीत हो रही है, दिख रही है बट वो रियल नहीं है। जो गलत है बट दिख रही है तो उसे हम अपारेंट बोलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आपको जो समझना है यहां पर कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जनरली मेजर्ड आइदर इन एयर और वाटर। या तो हम एयर में नापेंगे या वाटर में नापेंगे। एयर में नापा तो वो रियल वेट होगा, बट अगर वाटर में नापा या किसी अदर फ्लूइड में नापा तो वो कम आएगा और उसे हम बोलेंगे अपारेंट वेट। अब जरा हम सबसे पहले रियल वेट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास कोई भी बॉडी, उसका हम वेट मेजर कर रहे हैं एयर में तो वो रियल वेट है। जैसे आपको दिख रहा है यहां पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो यहां पर हमें वेट नापना है ये W है। आसपास कौन है? सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। आसपास जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो एयर है, क्योंकि हमेशा जहां कोई नहीं है वहां एयर तो होगा ही होगा। अब अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से या किसी भी चीज से इसका अगर वेट मेजर करते हैं तो इस बॉडी का जो वेट है वो तो कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। साथ में इसी बॉडी पर जो एयर है उसका बाइंड फोर्स भी आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो ये स्प्रिंग बैलेंस है इसमें यहां पर टेंशन आएगा। क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो अगर हम इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा? टेंशन प्लस बाइंड फोर्स बाय द एयर इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि उसका रियल वेट है। जो यहां पे इसका रियल वेट है यही वेट होगा। अब अगर हम बाइंड फोर्स के एयर को देखें तो बाइंड फोर्स का एयर का जो बाइंड फोर्स होगा वो होगा गामा एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। यहां पे बॉडी इमर्ज्ड आता है बट चूंकि एयर में पूरी सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा। जो गामा एयर होता है वो नियर टू जीरो होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वाटर एंड अदर फ्लूइड्स, बहुत कम होता है। इसलिए जो बाइंड फोर्स है वो लगभग क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब जो यहां पे स्प्रिंग बैलेंस में जो टेंशन है वही रीडिंग यहां पर रिकॉर्ड होगी, वही रीडिंग हम मेजर करेंगे, वही रीडिंग हमारी रिकॉर्ड होगी। मतलब जो रीडिंग हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं इस केस में, जो कि टेंशन आ रहा है स्प्रिंग के अंदर, वही रीडिंग हम रिकॉर्ड करेंगे और वो किसके बराबर है? वही फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के रियल वेट के बराबर है। तो यानी ये जो वेट है किसके बराबर हो गया? टेंशन के बराबर हो गया। मतलब स्प्रिंग बैलेंस या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसमें जो टेंशन आएगा वो किसके बराबर होगा? रियल वेट। क्योंकि
आपका बाइंड फोर्स एयर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू अदर फ्लूइड्स और वाटर। तो जब हम स्प्रिंग बैलेंस से यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे पास जो मान लीजिए यहां पर आंसर रिकॉर्ड हुआ वो 4 न्यूटन हुआ, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है वही क्या है, 4 न्यूटन है, क्योंकि आसपास एयर है। अगली कंडीशन अगर हम देखें, हम किसी दूसरे फ्लूइड में या पानी में उसका वेट मेजर करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो जो रीडिंग रिकॉर्ड होगी वो सही नहीं होगी, वो अपारेंट वेट होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए सेम वही ऑब्जेक्ट है जिसका रियल वेट कितना था, 4 न्यूटन। अब जब पानी में हमने उसको सस्पेंड किया तो उसकी जो रीडिंग हमें रिकॉर्ड हुई वो 1 न्यूटन हुई, जबकि उसका रियल वेट हमारे पास कितना था, 4 न्यूटन था। पर अपारेंट वेट कितना आया हमारे पास रिकॉर्ड में, 1 न्यूटन। तो ये अपारेंट वेट है, ये रियल वेट नहीं है इस ऑब्जेक्ट का। हुआ क्या, जब वो यहां पर पानी में गया तो उसने कुछ अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया होगा फ्लूइड का, उतना उस पर बाइंड फोर्स लग गया। कितना डिस्प्लेस करा, 3 न्यूटन के आसपास। इतना जो इसने फ्लूइड डिस्प्लेस करा उसका जो वेट है वही बाइंड फोर्स होगा। तो हो क्या रहा है कि 3 न्यूटन का तो बॉडी पर बाइंड फोर्स लग गया, तो जो वेट उस बॉडी का फील हो रहा है वो सिर्फ 1 न्यूटन हो पा रहा है। इसलिए ऐसे वेट जो रियल नहीं है उसे अपारेंट वेट कहा जाएगा। अब अपारेंट वेट के लिए हम कंडीशन क्या बनाए तो वो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां से इसका वेट पास होगा। अब मान लीजिए बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में थोड़ा पानी में डूबी हुई है या किसी भी फ्लूइड में डूबी है, तो इसके मान लो इसी पॉइंट से या इसी के आसपास पॉइंट से क्या लगेगा, बाइंड फोर्स लगेगा। और इसको हमने यहां पर स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा यहां पर सस्पेंड कर रखा है, तो ऊपर ही क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। जो रीडिंग हम रिकॉर्ड करेंगे वो सही नहीं होगी, वो रीडिंग जो हम रिकॉर्ड करेंगे वहां पर वो किसके बराबर होगी, वो टेंशन के बराबर होगी। और वो जो वेट बताएगा वो कौन सा वेट होगा, वो अपारेंट वेट होगा। मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं कि टेंशन प्लस बाइंड फोर्स दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है और वही किसके बराबर है, रियल वेट के बराबर है। सो टेंशन प्लस बाइंड फोर्स बराबर रियल वेट, मतलब टेंशन बराबर हम क्या बोल सकते हैं, रियल वेट माइनस बाइंड फोर्स। और जो टेंशन है वही रीडिंग हमने रिकॉर्ड करी, वही अपारेंट वेट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं अपारेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू रियल वेट माइनस बाइंड फोर्स। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जितना बॉडी का रियल वेट है उसमें से जितना बाइंड लग जाएगा फ्लूइड या वाटर के द्वारा, डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा, हमारे पास अपारेंट वेट होगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम इसको इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो बाइंड फोर्स होगा वो हमेशा रियल वेट और अपारेंट वेट का डिफरेंस होगा। मतलब कोई भी बॉडी अगर किसी फ्लूइड में या वाटर में सस्पेंडेड है तो रियल वेट माइनस अपारेंट वेट हमेशा बाइंड फोर्स के बराबर होगा जितना उस फ्लूइड ने उस बॉडी पर लगाया है। तो ये रिलेशन आपको हमेशा यूज करना है। अगर कभी भी न्यूमेरिकल में बोला गया कि किसी बॉडी का वेट है, एयर में नापा गया इतना है, मतलब वो रियल वेट है, और किसी दूसरे फ्लूइड में नापा है तो वो अपारेंट वेट है, और रियल और अपारेंट का डिफरेंस बाइंड फोर्स के बराबर होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने, मेन ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पर ही आपके सारे न्यूमेरिकल होंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन, एक बॉडी है जिसका वजन है 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। कब, जब नापा गया किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी 800 है और जिसकी डेंसिटी 1200 है। मतलब दोनों वेट कब लिए गए, किसी दूसरे फ्लूइड में लिए गए। एयर में लेते तो एयर की डेंसिटी 1 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, पानी में लेते तो 1000 होती है, मतलब कोई दूसरे फ्लूइड है। फाइंड द रियल वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी की डेंसिटी बताइए और बॉडी का वॉल्यूम बताइए, हमसे पूछा है। देखो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में हमारे पास बॉडी है और यहां पर दूसरी कंडीशन में भी हमारे पास वही सेम बॉडी है। यहां पर क्या बोला है कि एक इसमें फ्लूइड है और इस फ्लूइड की डेंसिटी आ रही है 800 kg पर क्यूबिक मीटर। तब जो हमें यहां पर टेंशन मिला, अपारेंट वेट मिला, वो 30 न्यूटन मिला, जबकि ये इसका कुछ यहां पे रियल वेट होगा। ऐसे ही वो अब दूसरे फ्लूइड में सस्पेंडेड है जिसकी डेंसिटी 1200 है,
तो जो हमें यहां पर अपारेंट वेट मिला या टेंशन मिला वो कितना मिला, 15 न्यूटन मिला। और ये इसका कुछ यहां पर वेट होगा। वेट तो दोनों ही केस में सेम होगा, रियल वेट। अब हमें इसमें ये बताना है, तो देखिए इसमें जो रियल वेट है उसको हम W मान लेते हैं। अपारेंट वेट हो गया 30 न्यूटन, वो किसके बराबर होगा, इस फ्लूइड के बाइंड फोर्स यहां पर लगेगा इस फ्लूइड के द्वारा इस वन कंडीशन में, और इसके द्वारा बाइंड फोर्स लगेगा कुछ इस कंडीशन में। तो दोनों की इक्वेशन बनाते हैं। तो हम ये जानते हैं, हमको फॉर्मूला क्या पता है, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अगर हम रियल वेट में से अपारेंट वेट माइनस करते हैं तो वो उस फ्लूइड के बाइंड फोर्स के बराबर होता है। तो हम यहां पर कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, कंडीशन बनेगी पहला तो रियल वेट मतलब W माइनस अपारेंट वेट। एक कंडीशन में अपारेंट वेट है 30 न्यूटन और बाइंड फोर्स पहले वाले का है, तो वो होगा रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी डूबी है, ये मान के इसमें चलेंगे। ठीक है, पहला वाला फ्लूइड। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, रियल वेट माइनस अपारेंट वेट बराबर रो सेकंड वाला फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास W बराबर रो वन कितना है, पहले वाले का 800 इंटू जी कितना है, जी हो गया 9.81 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया, और प्लस 30 न्यूटन आ गया। ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। ऐसे ही हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बनी, W बराबर उसका जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 1200 इंटू जी कितना है 9.81 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और वो है प्लस 15 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करें, क्या करें, माइनस करें, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो W में से W गया तो कितना बचेगा, 0। अगर 800 इंटू 9.81 में से हम यहां पर 1200 इंटू 9.81 माइनस करें, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 3924 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, 800 में से हमने ये वाला माइनस कर दिया, 800 इंटू 9.81 माइनस दिस इंटू वॉल्यूम तो कॉमन है, और 30 में से 15 जाएगा तो प्लस 15 न्यूटन बचेगा। ये नई इक्वेशन आ गई। इसको इस तरफ लेके चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमारे पास कितना आ गया, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 के अपॉन में 3924, तो हम 15 में डिवाइड कर देंगे 3924 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.8226, ये हमारे पास वैल्यू है, इंटू 10 टू दी पावर -3 क्यूबिक मीटर। सब क्योंकि सब कुछ हमने SI में लिया है, तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ गया 3.98 इंटू 10 टू दी पावर -3 क्यूबिक मीटर। अब हमें निकालना है इस बॉडी की डेंसिटी और इस बॉडी का रियल वेट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ गया, तो मैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी किसी भी एक कंडीशन में यहां पर रख दूंगा। ठीक है, उसमें हम उसको रख सकते हैं। तो हमारे पास एक किसी भी कंडीशन में हम यहां पे वॉल्यूम रख देते हैं, तो उससे हमारे पास रियल वेट आ जाएगा। चलो यहां पे रख के देखते हैं। तो ये है W बराबर, ये कितना होगा, दिस इज 1200 इंटू 9.81 इंटू 3.8226 इंटू 10 टू दी पावर -3, और प्लस 15 इधर आ जाएगा, वो इस तरफ आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1200 इंटू 9.81 इंटू 3.8226 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये जो वैल्यू आई इसमें हम ऐड कर देंगे 15 न्यूटन, तो वो लगभग 45, ये लगभग हमारे पास वेट आ गया 60 न्यूटन के बराबर। ये हमारे पास आ गया बॉडी का रियल वेट 60 न्यूटन। मतलब रियल वेट कितना आ गया बॉडी का, रियल वेट आ गया 60 न्यूटन।
अब नेक्स्ट हमारे पास बचा है बॉडी की डेंसिटी। तो रियल वेट जो होता है इसका फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमारे पास आ चुका है, रियल वेट है 60, इसमें डिवाइड कर देंगे 9.81 इंटू 3.8226 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ बॉडी आ जाएगा। उसको निकालते हैं, तो हम यहां पे डिवाइड करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 3.8226, 1.6, और उसमें भी 10 की पावर 3 का होगा, तो वो आ जाएगा 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। ये आ गई डेंसिटी ऑफ बॉडी। मतलब जो हमारे पास बॉडी की डेंसिटी आई वो कितनी आ गई, 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये हो गए हमारे पास तीनों रिजल्ट। फिर से एक बार समझते हैं, क्वेश्चन में बोला एक बॉडी है, उसको जब हमने 800 डेंसिटी वाले फ्लूइड में मेजर करा तो उस पर जो अपारेंट वेट आया 30 आया, और अगर 1200 वाले में करा तो अपारेंट वेट 15 आया। तो हम क्या कर सकते हैं, रियल माइनस अपारेंट बायन फोर्स होता है। हमने दो कंडीशन बनाई, तो W - 30 बराबर ρ1g इंटू वॉल्यूम बॉडी, तो 800 9.81 इंटू वॉल्यूम प्लस 30, और ये हो जाएगा इतना, इन दोनों को माइनस करा तो ये 0 हो गया, ये टर्म हमारे पास इतनी आ गई, और ये आ गया 15 न्यूटन। इसको इधर भेजा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आया। किसी भी एक कंडीशन में वॉल्यूम रखा और उसको उधर भेजा तो हमारे पास वेट आ गया। किसी एक में भी रख सकते हैं, जैसे ही वेट आया तो वेट बराबर होता है रियल वेट बराबर डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम बॉडी। उससे हमने डेंसिटी निकालिया, 1600 आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आई होप आपको रियल वेट और अपारेंट वेट समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ ए स्टैटिक फ्लूइड। देखिए, मोशन ऑफ स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या है, यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड तो हमारे पास आ रहा है कि मोशन, और एक हम बोल रहे हैं मोशन ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। तो इसका मतलब क्या है, मोशन और स्टैटिक वर्ड तो अपने आप में अपोजिट है। मतलब फ्लूइड तो जो हमारा सिस्टम है, जो सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारे पास सिस्टम, और दूसरा एक होती है हमारी सराउंडिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो सराउंडिंग है फ्लूइड की वो मोशन परफॉर्म कर रही है। कैसे मोशन परफॉर्म कर रही है, एक्सीलरेशन कर रही है। कहां एक्सीलरेशन कर रही है, या तो वो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कर रही है, या वो जेड डायरेक्शन में, जेड मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रही है। बट जो हमारा सिस्टम है, जो फ्लूइड है, वो रेस्ट में है, फ्लूइड में मोशन नहीं है। इसका सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके पास एक पानी की बोतल है, तो पानी जो बोतल में है वो कैसा है, वो रेस्ट में है। अब आप किसी बस में बैठे हैं और बस चल रही है, तब आपकी जो फ्री सरफेस है उसमें चेंजेस आते हैं। एकदम से बस चलती है तो अलग होता है फ्री सरफेस, बस रुकती है तो फ्री सरफेस अलग हो जाता है। तो उसमें प्रेशर में, चूंकि फ्री सरफेस में चेंजेस आ रहे हैं, हाइट चेंज हो रही है, तो किसी भी लेवल पर प्रेशर में चेंजेस आएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक पानी की बोतल है या गिलास है, उसमें पानी है या कोई लिक्विड है, और हम लिफ्ट में बैठ जाएं और लिफ्ट ऊपर जाए तो भी फ्लक्चुएशंस आएंगे, और हम नीचे आए तो भी फ्लक्चुएशंस आएंगे। इसका प्रैक्टिकल ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कई बार ऐसे मिल्क कंटेनर होते हैं, पेट्रोल टैंकर होते हैं, ऑयल टैंकर होते हैं, डीजल के टैंकर होते हैं, जो एक जगह से दूसरे शहर में जब डीजल या पेट्रोल या ऑयल या पानी या मिल्क जब ट्रांसफर होता है, तो आपने देखा होगा कोई स्लोपी सरफेस है, उसमें पानी का टैंकर ऊपर चढ़ रहा है, तो इसमें कई बार आपने सुना होगा एक्सीडेंट हो जाते हैं, टैंकर पलट जाते हैं। तो उसको प्रॉपर डिजाइन बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए टैंकर जब है और थोड़ा सा भी आधा भरा हुआ है, तो उसमें कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जब भी टैंकर हाफ फिल्ड होगा तो उसमें काफी ज्यादा प्रेशर आएगा, फोर्स लगेंगे और टैंकर पलट जाएगा। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि कई बार जो टैंकर जब जाते हैं पानी के, तो उसमें कई बार पानी गिरता रहता है, और लोग सोचते हैं यार ये कैसे पगले लोग हैं, मतलब पूरा पानी भर रहे हैं और वेस्टेज कर रहे हैं। तो वो वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी कम लेके जाएंगे तो टैंकर पलट जाएगा। इसलिए वो पूरा ओवरफिल्ड कंडीशन में टैंकर को लेके चलते हैं। तो यहां पर कैसे वेरिएशंस आते हैं तभी हम समझ पाएंगे जब हम उसको डिटेल में समझे। तो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक है हमारा। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम फ्लूइड को देख रहे हैं तो वो रेस्ट में, बट जो सराउंडिंग है वो मोशन कर रहा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक है। ये रिलेटिव मोशन है, फ्लूइड रेस्ट में है, बट जो सराउंडिंग है वो मूव कर रही है, जिसमें वो रखा है वो मूव कर रहा है, बट फ्लूइड रेस्ट में है।
अब इसको हम समझते हैं। जब भी एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें यहां पर फ्लूइड ऐसा फिल्ड है और ये एक्सीलरेशन हो रहा है, बट किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या चेंज आएंगे उसको समझते हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए, पहले तो मैं बात करूं कि स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, और जो सराउंडिंग है वो भी स्टैटिक है, जो अभी तक हम पढ़ के आए। तो जैसे हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें यहां पर ये फ्लूइड है, तो अगर हम यहां पर किसी भी एक सर्टेन लेवल पर एक्स डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन देखें, एक्स डायरेक्शन में, मतलब डेल पी बाय डेल एक्स देखें तो कितना आएगा? 0। हमने सुना है प्रेशर का एक ही अलग अलग पॉइंट पर एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करता, बट हम जानते हैं जब हम ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, और जब नीचे आते हैं तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। मतलब कि अगर हम इसको अगर हम z डायरेक्शन माने तो प्रेशर का z में वेरिएशन आ रहा है, और क्या आ रहा है? डेल पी बाय डेल जेड बराबर रो जी, माइनस का रो जी इसको बोल सकते हैं रो जी एच। डेल पी बाय डेल जेड बराबर माइनस रो जी एच, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर लिखा है ना, इसलिए माइनस रो जी, क्योंकि जब हम जनरली z ऊपर की तरफ प्लस मानते हैं और z नीचे की तरफ क्या मानते हैं? माइनस मानते हैं, तो हम पहले प्लस वाला बोलेंगे। तो जब हम ऊपर जाएंगे डेल पी बाय डेल जेड तो कितना हो रहा है? माइनस का रो जी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वही बनेगा, प्रेशर बराबर रो जी एच, जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक लॉ है। तो ये हमने कब पढ़ा है? जब हम फ्लूइड स्टैटिक पढ़ रहे थे, जब हम इनिशियल पढ़ रहे थे हाइड्रोस्टेटिक लॉ। तो अगर फ्लूइड भी स्टैटिक है और सराउंडिंग भी स्टैटिक है तो हॉरिजॉन्टल में वेरिएशन नहीं आते, फ्री सरफेस ऐसी ही रहती है, यहां पे समझना। और फ्री सरफेस का अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो फ्री सरफेस का स्लोप भी कितना होगा? 0 होगा। फ्री सरफेस ऐसी ही रहेगी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में वेरिएशन नहीं आएंगे, वर्टिकल में आएंगे। वो भी ऊपर जाने में अगर लिखेंगे तो डेल पी बाय डेल जेड बराबर माइनस रो जी, और नीचे लिखेंगे तो डेल पी बाय डेल जेड बराबर प्लस रो जी। वहीं पर यह समझना, अगर अब मैं कंडीशन चेंज कर दूं, हमारा जो फ्लूइड है वो स्टैटिक है, स्टैटिक फ्लूइड है, बट साथ में क्या है? जो सराउंडिंग है वो मोशन में है। और कैसे मोशन में है वो भी अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स का। जो कंटेनर है वो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसमें बच्चों ऐसा देखा गया है, ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी हमारा कंटेनर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो मान लो जो फ्लूइड है इसका पहले फ्री सरफेस ये था इनिशियल, ये पहले था इनिशियल था, 1 जो है वो इनिशियल है, वो पहले था जब सराउंडिंग रेस्ट में थी। ऐसा देखा गया है, बाद में सराउंडिंग ऐसी कुछ हो जाती, मतलब फ्री सरफेस ऐसा हो जाता है, ये 2-2 कंडीशन पे आ जाता है। ये 2-2 मतलब कब है? ये बाद में है, आफ्टर, जब मोशन चालू हो जाता है, जब सराउंडिंग एक्सेलरेट करती है। तो जैसा देखा होगा, बॉटल होती है, आप बस में बैठे हैं, बस चलने लगी तो जो बॉटल में पानी का सरफेस है वो ऐसी हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे चल रही तो हल्की हल्की सी हिलेगी, बट तेज बस चली एकदम से तो ऐसी हो जाती है। मतलब इसमें अगर हम समझें और एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन देखें, आप समझना ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। अब किसी भी एक्स डायरेक्शन पे अगर मैं देखूंगा तो आप बताओ, यहां पर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, और यहां पर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? आप ये मानते हो यहां प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हाइट ज्यादा है, और यहां पर जो प्रेशर है वो कम होगा। मतलब जो मोशन की डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है। इसलिए इसमें जब सॉल्व करते हैं तो जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डेल पी बाय डेल एक्स बराबर माइनस का रो ए एक्स, ऐसा ये डिराइव किया जाता है। वैसे जब सराउंडिंग रेस्ट में है तो डेल पी बाय डेल एक्स 0 होता है, बट अगर सपोज मान लीजिए यहां पर मोशन हो रहा है तो ऐसे केस में जो इक्वेशन होगी वो होगी डेल पी बाय डेल एक्स बराबर माइनस रो एक्स।
ये ध्यान रखना, दोनों मैंने आपको बता दिए। दोनों रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल 0 होगा, वर्टिकल होगा डेल पी बाय डेल जेड बराबर माइनस रो जी। बट अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है तो प्रेशर का वेरिएशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और अब वो होगा माइनस रो एक्स। जितना एक्सीलरेशन ज्यादा होगा उतना वेरिएशन ज्यादा आएगा। कम है, एक्सीलरेशन 0 है, ये 0 हो जाए एक्सीलरेशन, बस चल रही है बट यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सीलरेशन 0 हो, धीरे धीरे बस चल रही है, मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन 0 है, तो अगेन ये 0 हो जाएगा। तो वो सरफेस तब भी ऐसी ऐसी रहेगी, अगर बस धीरे धीरे चले तो ऐसी रहेगी जैसा ये है, बट बस तेज चले, एकदम वेलोसिटी में ड्रास्टिक चेंज आए, एक्सीलरेटेड मोशन हो, तो वो ऐसी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो पहले उसको आपको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो कंटेनर है, अब उस कंटेनर में फ्लूइड है, और अगर मान लीजिए जो कंटेनर है वो जेड डायरेक्शन में अब एक्सीलरेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब जेड डायरेक्शन में कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी बच्चों ऐसा ही, पहले प्रोफाइल ऐसी थी, अब जो प्रोफाइल है वो अभी भी ऐसी ही हो जाती है। और ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएशन कैसा आएगा, अगर हम वर्टिकल जा रहे हैं, मतलब हम कोई भी एक ओरिजिन बनाए, मान लो ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा एक्स है और ये हमारा जेड डायरेक्शन है, तो मैं यहां पर लूंगा तो प्रेशर, और यहां पर नापूंगा तो प्रेशर कहां पे ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है यहां प्रेशर ज्यादा है, और ऑब्वियस सी बात है यहां प्रेशर कम है। यहां जब लूंगा तो इतना हाइट होगी, यहां जब लूंगा तो इतनी हाइट होगी, प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अभी एक्स में नहीं देखना है, एक्स में देख के आ गए, अब जेड में देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब यहां किसी भी पॉइंट पर यहां लूंगा तो प्रेशर ज्यादा है, और यहां लूंगा तो प्रेशर कम है। मतलब कि डेल पी बाय डेल जेड जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, पढ़ा है हमने। नॉर्मली जब आपका मोशन ना हो तब भी ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, बट ऐसे केस में ये होता है माइनस का रो ए जेड प्लस जी, बहुत तेजी से कम होता है। वहां सिर्फ जी था, यहां पर आपका जो एक्सीलरेशन है कंटेनर का वो भी आ जाएगा। ठीक है, कब? जब ऊपर जाएंगे, ये ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए हम नीचे आएंगे, नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे केस में जो इक्वेशन बनेगी वो होगा रो ए जेड माइनस जी, जब नीचे आएंगे। ट्रिक क्या है ध्यान रखने की? इक्वेशन ध्यान रखना। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर नीचे आएंगे तो यहां पर नेगेटिव आएगा, ये ट्रिक है ध्यान रखने की। नेगेटिव नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। आगे बात समझ में? फिर से एक बार समझते हैं, डिराइव्ड रिजल्ट डायरेक्ट रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर फ्लूइड स्टैटिक है, सराउंडिंग भी स्टैटिक है, तो हॉरिजॉन्टल में वेरिएशन नहीं, स्लोप हॉरिजॉन्टल होगा, स्लोप 0 होगा फ्री सरफेस का। और वर्टिकल में जब देखेंगे ऊपर जाएंगे तो डेल पी बाय डेल जेड बराबर माइनस रो जी, और नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। अब अगर मान लो कि जो आपका कंटेनर है वो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कर रहा है, तो जो बनता है डेल पी बाय डेल एक्स माइनस का रो एक्स। क्यों बना वो आपको समझ में आया? जब हम देख रहे हैं किसी लेवल पे तो प्रेशर कम हो रहा है, वहीं पर अगर जेड डायरेक्शन में देखें तो इक्वेशन ये वाली होगी रो ए जेड प्लस जी, और ऊपर जाएंगे तो प्लस आएगा, नीचे आएंगे तो माइनस आएगा। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर हमने ये देखा कि ये आपको इक्वेशन मैंने बता दी, वो मैंने डिफरेंशियल फॉर्मेट बताया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या बनेगा? इंटीग्रेट करूंगा तो डेल पी बनेगा, माइनस का रो बनेगा, ए जेड बनेगा, प्लस जी बनेगा, इंटू डेल जेड बनेगा। इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? पी बन जाएगा, माइनस का रो हो जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी? ए जेड प्लस जी हो जाएगा, इंटू जेड हो जाएगा। प्रेशर बराबर, जैसे वहां बोलते थे हम सब कुछ स्टेटिंग में प्रेशर बराबर रो जी एच, यहां पर होगा रो ए जेड प्लस जी इंटू एच। ऊपर जाएंगे तो प्लस आएगा, नीचे आएंगे तो माइनस आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? अगर अपवर्ड एक्सीलरेशन है बॉडी का तो जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच इंटू 1 प्लस ए जी। वो चीज एक ही है, अगर आप उसको एलसीएम लोगे तो वो एच रो जी और वो बन जाएगा जी प्लस ए अपॉन जी। अब आप देखो क्या बना, रो जी प्लस ए इंटू एच। अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है तो कितना बनेगा? तो बनेगा यहां पर
एच रो जी, और ये हमारे पास कितना आ गया, जी माइनस ए जेड अपॉन जी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब वो आ गया रो एच जी माइनस ए जेड। तो बस ये आपको ध्यान रखना इक्वेशन क्या होगी, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस आएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे प्रेशर पूछा है तो ये कंडीशन आपको यूज करनी है। क्लियर है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। अगर आपसे सब कुछ स्टैटिक है, हॉरिजॉन्टल में अगर आप सब कुछ स्टैटिक है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरिएशन पूछा जीरो, वर्टिकल में पूछा किसी भी पॉइंट पे प्रेशर, आप यूज करोगे रो जी एच बस। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रहा है तो डेल पी बाय डेल एक्स बराबर माइनस रो एक्स। अगर वर्टिकल हो रहा है और प्रेशर वेरिएशन पूछे तो ये फॉर्मूले। और अगर आपसे प्रेशर पूछा तो रो जी एच तो हम बोलते थे, तो रो एच और जी प्लस एच हेड, और नीचे गए तो जी माइनस एच हेड, बस इतना सा चेंज आएगा यहां पे। अब इसमें क्या होता है, जब भी इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, किसके न्यूमेरिकल आते हैं, कि जैसे मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है और वो जो कंटेनर है वो हमारा ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है किसी एस डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, हम इसको एक्स बोलेंगे, इसको जेड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एस। और इसमें हमसे न्यूमेरिकल पूछे कि फ्री सरफेस, जो ये फ्री सरफेस है ये इसमें ऐसी हो गई तो इसका यहां पर ये स्लोप कितना होगा, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। या जैसे मान लो कि तेजी से एक्सेलरेट करें तो कुछ पानी बाहर गिर जाएगा, तो कितना पानी यहां पर बाहर गिरेगा, कितना वॉल्यूम स्पिल होगा, इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। वो कैसे किए जाते हैं उनको ध्यान रखना। ये जो यहां पर टेन थीटा होगा इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। टेन थीटा का फॉर्मूला है ए एक्स के अपॉन में ए जेड प्लस जी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो, ऊपर जा रही हो तो प्लस आएगा, और अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही हो तो फॉर्मूला होगा ए एक्स बराबर ए जेड माइनस जी, जब नीचे जाएगी। ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। ये फॉर्मूला है स्लोप ऑफ फ्री सरफेस का। क्लियर है? एक तो हमने डेल पी बाय डेल एक्स पढ़ा माइनस रो एक्स, डेल पी बाय डेल वाई माइनस रो ए जेड प्लस जी एंड ए जेड माइनस जी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो एच जी प्लस ए जेड, प्रेशर बराबर रो ए जी माइनस ए जेड। और टेन थीटा का फॉर्मूला ए एक्स अपॉन ए जेड प्लस जी और ए एक्स अपॉन ए जेड माइनस जी। अपवर्ड हुआ तो ये और डाउनवर्ड हुआ तो ये। इतना क्लियर है यहां तक? कैसे न्यूमेरिकल करेंगे वो भी बता रहा हूं। ये कब है, जब आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। मान लो कि आपको दिया गया है, हमारे पास एक कंटेनर है और वो जो कंटेनर है जिसमें फ्लूइड है वो आपका ऐसे एस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और वो जो हमारे पास जो सरफेस है जिस पर वो कर रहा है वो थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। सरफेस जिस पर बॉडी चल रही है, तब कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जब ऐसा होगा तो इसको, इसका जो एंगल है वो भी थीटा होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ए एस कॉस थीटा, एंगल के साथ कॉस होता है, और ए जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए एस इंटू साइन थीटा। अगर एक्स ए वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे रखा है तो पिछला फॉर्मूला, पर अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रखी है तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। अब यहां पर जो फ्री सरफेस बनेगी, फ्री सरफेस यहां पर ऐसी बनेगी बाद वाली, उसका आपसे स्लोप पूछा तो उसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए जेड प्लस जी होता है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें यहां पे रखेंगे ए एस कॉस थीटा और यहां पे रखेंगे ए एस साइन थीटा प्लस जी। ये इसका फॉर्मूला होगा, उसे कंपोनेंट बना के सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल बोला है तो हॉरिजॉन्टल एक्स, जैसे मान लो पिछला फॉर्मूला है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बोला है तो ए जेड जीरो हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल बोला है तो ए एक्स जीरो हो जाएगा, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे बोला है तो उसके कंपोनेंट बना लो और ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मान लो हमें बोला है कि जो सरफेस है वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट, और ये इसका थीटा है, और जो कंटेनर है वो अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है।
अब बताओ क्या होगा। तो मान लो कि यहां पर आपसे बोला कि जो फ्री सरफेस है उसका क्या यहां पर एंगल बनेगा, ये हमसे पूछा है, थीटा पूछा है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? अब यहां पर भी देखेंगे, ये थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो इसका भी थीटा होगा। इसका कंपोनेंट क्या बनेगा? ax बनेगा as cos थीटा। और अब ये नीचे आएगा तो जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा as sin थीटा। अब जब हम tan थीटा लिखेंगे तो वो होगा ax के अपॉन में az माइनस जी, क्योंकि यहां पर इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। जब ax लिखना होगा तो लिखेंगे as cos थीटा, और जब az लिखना होगा तो लिखेंगे as sin थीटा माइनस जी। इससे आपका tan थीटा आएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स यहां से पूछे जाएंगे वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर स्टैटिक फ्लूइड की बात है और सराउंडिंग भी स्टैटिक है और फ्लूइड भी, तो एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं आएगा, वाई में आएगा पी बराबर रो जी एच। अगर एक्स में हॉरिजॉन्टल हुआ तो डेल पी बाय डेल एक्स माइनस रो ए एक्स होगा। और मोशन की डायरेक्शन में ये भी पूछते हैं कि मोशन की डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा। तो आपको देखो ये हमने मोशन की डायरेक्शन में लिखा है, नेगेटिव ये बता रहा है कि जिधर मोशन है, अगर इधर मोशन है तो इधर प्रेशर डिक्रीज होगा और मोशन के अपोजिट बढ़ेगा। वर्टिकल है तो क्या फॉर्मूला है? माइनस रो ए जेड प्लस जी, और नीचे जाएंगे तो माइनस रो ए जेड प्लस माइनस जी। इसमें प्रेशर पूछा किसी पॉइंट पे तो रो एच जी प्लस ए जेड ऊपर गया तो जी माइनस ए जेड नीचे आया। तो टेन थीटा पूछा, ए एक्स दिया या ए वाई, तो ये फॉर्मूला। और अगर इंक्लाइंड प्लेन पे दिया है तो कंपोनेंट बना के करेंगे, ऊपर है तो प्लस आएगा, नीचे नीचे है तो माइनस आएगा। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है यहां पर, कंसीडर ए कंटेनर हैविंग विड्थ 3 मीटर। एक हमें कंटेनर दिया है 3D कंटेनर, उसमें जो पूरी हाइट है कंटेनर की वो 10 मीटर है। इस कंटेनर की जो विड्थ है वो 4 मीटर है, और कंटेनर में जहां तक आपका लिक्विड या वाटर या फ्लूइड फिल्ड है वो 6 मीटर है। ठीक है? और अंदर की जो विड्थ है इस कंटेनर की, जो आपके मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, वो है 4 मीटर। ये दे रखा है विड्थ 3 मीटर, सॉरी, तो ये हो गई 3 मीटर। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताना है कि इसको हम कितना तेजी से एक्सीलरेट कराएं कि कुछ भी पानी बाहर ना गिरे, कुछ भी पानी बाहर ना गिरना चाहिए। इसका मतलब यहां पर ध्यान रखना, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या वॉल्यूम कंजर्वेशन? मतलब आप ये बताओ, इसमें ये वाली जो हाइट है वो कितनी है? 4 मीटर है। अब ये तो इसका इनिशियल लेवल था, ये जो लेवल है ये तो इनिशियल लेवल है। जैसे ही एक्सीलरेशन आएगा तो क्या आप मानते हो ये धीरे से उठना चालू कर देगा? तो ये इसका 2 फाइनल लेवल होगा। कुछ भी पानी नहीं गिरना चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब इतने में तो हमारा पानी क्या हुआ? राइज हुआ, और इतने में हमारा क्या हुआ? फॉल हुआ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम राइज जो होगा वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम फॉल के बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम होगा, विड्थ तो सेम ही है तो एरिया भी सेम होगा। तो इसमें अगर एरिया सेम है, मतलब ये यहां पर जो इसमें राइज हुआ, जो ये राइज है ये 4 मीटर है, तो जो फॉल होगा वो भी डेफिनेटली कितना होगा? 4 मीटर। ये कंफर्म हो जाता है। ये मान लो हमारा भाई है, कितना राइज होना है, तो ये मान लो हमारा फॉल है, तो फिर ये भी 4 मीटर होगा, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, क्योंकि कुछ भी पानी बाहर नहीं गिरा है। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ऊपर गुंजाइश कितनी थी? 4 मीटर, तो 4 ही उठ सकता है, 4 से एक्स्ट्रा गया तो बाहर गिर जाएगा, बाहर नहीं गिरना यही पूछा गया है। तो ये इसका प्रोफाइल ऐसी हो जाएगी। अब जब इस प्रोफाइल में हम देखें तो हमारा ये 4 मीटर हो गया, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 2 मीटर, क्योंकि ये पूरा 6 था। अब बेस हमारे पास है, हमें ये स्लोप पता करना है। तो अगर हम देखें तो ये 4 मीटर और ये भी कितना होगा? 4 मीटर। तो हमारे पास tan थीटा बराबर कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पूरा कितना है? 8 मीटर। बेस कितना है? 4 मीटर। तो ये कितना आ गया? 2।
अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है, एक्स के अपॉन में ए जेड प्लस जी। क्वेश्चन में कहीं भी वर्टिकल एक्सीलरेशन का नामो निशान है क्या? नहीं है। तो ये टर्म क्या होगा? जीरो। मतलब कितना आ गया? एक्स के अपॉन में जी आ गया। इसको इक्वेट कर देते हैं तो एक्स बराबर हमारे पास क्या हो गया? जी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.81 इंटू 2 हो जाएगा। तो करो 9.8 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 9.8 इंटू 2 करेंगे, ये लगभग आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। 19.6 से एक भी जरा सा तेजी से एक्सीलरेट करा, 19.7 भी कर दिया तो कुछ ना कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। फिर से समझते हैं, हमें यहां पर दिया है कंटेनर जिसकी अंदर की विड्थ है 3 मीटर, 6 मीटर तक पानी स्टोर्ड है, टोटल हाइट है 10 मीटर। कुछ भी पानी ना गिरे मतलब सरफेस ऐसी हो जाएगी, तो कुछ बढ़ेगा तो 4 ही बढ़ सकता है, तो कंजर्वेशन होगा वॉल्यूम का, तो इधर भी 4 फॉल होगा, तो टोटल 8 हो गया। तो ये 8 हो गया और ये 4 है, तो टेन थीटा कितना आ गया? 8/4 यानी 2। उसको इक्वेट कर दिया फॉर्मूला से। वर्टिकल की बात नहीं है तो ए जेड 0 होगा, तो एक्स अपॉन जी बराबर 2 हो गया, तो एक्स बराबर 2g हो गया, और 2g मतलब 19.6। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया जिससे इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टली मूव किया जाता है, सो दैट नो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन स्पिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अगर इसी प्रॉब्लम में मान लो कंटेनर को हम एक्सेलरेट कराएं 20 मीटर पर सेकंड से, वो भी एक्स डायरेक्शन में। कितने से? एक्स डायरेक्शन में कराएंगे, वो भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट। तब क्या होगा? तो अब तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ पानी गिरेगा क्योंकि 19.6 से ज्यादा है। तो कितना बाहर गिरेगा ये पूछा गया है। फाइंड दी वॉल्यूम स्पिल आउट, जितना लिक्विड का वॉल्यूम या फ्लूइड का वॉल्यूम बाहर गिरेगा। कैसे पता करें? चलो उसको समझते हैं। सबसे पहले टेन थीटा बराबर कितना होता है? एक्स के अपॉन में ए जेड प्लस जी। वर्टिकल वाले के बाद में बात नहीं है। एक्स कितना है? 20। ये कितना आ गया? 9.81। जी 9.81 होता है। इसको डिवाइड करा तो 20 डिवाइडेड बाय 9.81, तो ये आ गया हमारे पास 2.038 इतना हमारा टेन थीटा होगा। अब मान लो ये हमारे पास टेन थीटा होगा, तो ये पहले जो इसका स्लोप था जब एक्सीलरेशन नहीं था वो 1 होगा, बाद में ऐसा कुछ होगा, तो ये मान लो इसका 2 हो गया। अब ये 2 हो गया तो हमें ये टेन थीटा की वैल्यू दे दी है। अब हमारे पास स्लोप आ चुका है, टेन थीटा आ चुका है। अच्छा, ये कंफर्म है कि हमारा जो बेस है वो तो अभी भी 4 मीटर ही होगा। भाई जो पानी का बेस होगा, ट्राइंगल जो बन रहा है इमेजनरी, उसका बेस तो 4 ही मीटर होगा ना। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 2.038। बेस कितना है? 4 मीटर। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? इंटू 4 कर देते हैं, ये आ गया 8.15 मीटर। 8.15 मीटर मतलब कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा? 8.15 इतना हो जाएगा। क्लियर है? वो 8 से अधिक मतलब 8.15, आप समझ रहे हो? यहां पे मतलब 4 से ऊपर हो गया, मतलब कुछ तो पानी बाहर गया है। तो ये कितना होगा? टोटल हमारे पास 10 है, तो अगर मैं 8.15 10 में से माइनस करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.85। तो मतलब जो हमारा फ्लूइड है उसने ये वाला शेप ले लिया है। इतना क्लियर है? एक अगर आप देखें तो एक तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है और एक ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर मैं शेडेड का वॉल्यूम निकाल लूं और इनिशियल वॉल्यूम जो था लिक्विड का उसमें से माइनस कर दूं तो वॉल्यूम स्पिल निकल के आ जाएगा। पहले एक बार इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस फ्लूइड का इनिशियल वॉल्यूम कितना था जो पहले से भरा था? वो कितना होगा? 6 की तो हाइट थी, 4 का कंटेनर की विड्थ थी, और जो कंटेनर है वो 3 मीटर अंदर था। ये दे रखा था विड्थ 3 मीटर है अंदर की तरफ, मतलब ये 3 है, तो 6 4 जा
ये लगभग आएगा 72 क्यूबिक मीटर। अब हम फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं। देखो फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए हम एरिया में विड्थ का मल्टीप्लाई कर दें। विड्थ कितनी है 3, एरिया कौन सा है, एक तो ट्राइंगल प्लस एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है 1.85 और ये ट्राइंगल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ, परपेंडिकुलर होगा 8.15, बेस होगा 4 मीटर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो होगा हमारे पास 1.85 इंटू में 4 मीटर, 1.85 इंटू 4 मीटर। इसको हम सबको जोड़ देते हैं, देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो दिस विल बी 8.15 इंटू 2 प्लस 1.85 इंटू 4 इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी 71.11। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ कम आ रहा है, मतलब कुछ तो पानी गिरा है। तो कितना गिरा है, इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर मैं इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दूं, क्या हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम स्पिल बराबर कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। तो वो हो जाएगा 72 माइनस 71.1, मतलब आ गया 0.9 क्यूबिक मीटर। दिस इज अवर आंसर। फिर से समझते हैं, एक्सीलरेशन दे रखा है इस बार 20, 19.6 से ज्यादा है पिछले वाले से, मतलब गिरेगा। टेन थीटा एक्स अपॉन ए जेड प्लस जी, ए जेड 0 हो गया, एक्स हो गया 20, 20 अपॉन 9.81, 2.038। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कंफर्म है तो 4 ही रहेगा, तो परपेंडिकुलर निकाला है 8.15, टोटल है 10, मतलब ये 8.15 हो गया, मतलब ये 1.85, मतलब इतना अब बस फ्लूइड बचा है। तो इसका वॉल्यूम निकाल ले और इनिशियल में से माइनस कर दे। इनिशियल कितना होगा 6 इंटू 4 इंटू 3, 72। इनिशियल फाइनल निकाला तो विड्थ तो हो गई अंदर 3 मीटर और एरिया कितना है ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल, उसको निकाला हुआ है 71.1, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन, अब हमें बोला है एक्सीलरेशन 30 मीटर पर सेकंड हो गया है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया एक्स डायरेक्शन में। ये भी 19.6 से ज्यादा है, मतलब यहां भी पानी कुछ ना कुछ गिरेगा। कितना पानी गिरेगा ये हमें बताना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फ्लूइड और वाटर स्पिल्ड आउट। इसको ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले पिछले वाले अप्रोच को लगाएं, तो टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए जेड प्लस जी। ए जेड है 0, एक्स हमारे पास 30 है, ये हो गया 9.81। इसको हम यहां पे रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 9.81 इज 3.05। अब हमें ये कंफर्म है कि मान लो, हमने मान लिया कि मान लो ये आपका इनिशियल लेवल है, तो मान लो कि जो बेस है वो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ऐसी सरफेस बनेगा। मतलब मान लेते हैं कि बेस अगेन कितना आएगा 4 मीटर। तो अब अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं बेस को 4 मीटर मानकर, तो वो हो जाएगा 3.05 इंटू 4। ठीक है, ये लगभग इतना आ जाएगा। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आया, तो 3.05 इंटू 4, ये आ गया 12.2 मीटर। अब आप बताओ क्या परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर 12.2 हो सकता है क्या ये 12.2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी जो हाइट है वो तो खुद ही 10 है, तो 12.2 कैसे हो गया? ये तो गलत हो गया ना, मैथमेटिक्स ही गलत हो गया। फिर से समझते हैं, हमारे पास एक्सीलरेशन है अब 30 एक्स डायरेक्शन में, ए जेड तो है नहीं, 0 है, तो ये आया 3.05। हमने पुरानी अप्रोच लगाई कि 4 मीटर तो बेस तो फिक्स्ड होगा, उसको वो 12.2 आ गया, जो कि पूरी डेप्थ कंटेनर से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपका एक्सीलरेशन 19.6 से होगा तो लिक्विड धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, समझना। जब एक्सीलरेशन 19.6 से कम होगा, जब 0 होगा तब तो ऐसा होगा, समझना, धीरे धीरे पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं कहानी। फिर थोड़ा सा एक्सीलरेशन आया 19.6 से कम, तो ऐसे आपका लिक्विड धीरे धीरे यहां पर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब मान लो एक्सीलरेशन 19.6 हो गया, तो एकदम यहां पे टच कर रहा होगा कहीं पर,
अब मान लो उससे भी ज्यादा हुआ 19.6, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन 20, तो वो अब कुछ पानी गिरने लगा नीचे की तरफ और ऐसे होने लगा, और बड़ा ऐसा हुआ होगा, और बड़ा ऐसा हुआ, जो कि 20 या उससे ज्यादा पे होने लगा। अब और ज्यादा हो गया, तो अब क्या होता है, पानी और गिरेगा, और अब पानी जैसे पहले धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, अब पानी इसके बाद इसको भी छोड़ने लगेगा। तो अब ये ऐसा कुछ सरफेस बनने लगेगी। पहले उधर से नीचे उतर रहा था, अब जितना ज्यादा हो गया कि उधर से भी नीचे आएगा। मतलब अब बेस जो है वो 4 नहीं बोल सकते। मतलब अगर हम यहां पर बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर, चूंकि ये 12 से ज्यादा आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर ये इनिशियल सरफेस है तो जो फाइनल सरफेस है वो ऐसी कुछ होगी। मतलब अब जो बेस है वो कुछ अलग होगी। ये कंफर्म है कि परपेंडिकुलर 10 मीटर रहेगा, और कुछ पानी तो बाहर गिरा है। ठीक है, पहले जब 0 था तो ऐसा होगा, बड़ा तो ऐसा कुछ होगा, और बड़ा तो उधर से भी वो छूटने लग जाएगा। आ रहा है समझ में इतना? मतलब अब बेस फिक्स्ड नहीं होगा। मतलब ऐसे अप्रोच लगाना है, जब आप निकालो बेस 4 मानकर, ठीक है, और अगर वो 10 से कम आए तो जो पिछला क्वेश्चन थे वैसी अप्रोच, और अगर 10 से ज्यादा आने लग जाए तो फिर परपेंडिकुलर 10 हो जाएगा, बेस आपको 4 मानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। सो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर अब फिक्स्ड होगा और वो 10 मीटर होगा। तो अब बेस निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर 10 हो गया बराबर बेस हो गया बराबर 3.05 हो गया। इससे बेस निकालते हैं, तो बेस कितना आ जाएगा इस ट्राइंगल का, 10 डिवाइडेड बाय 3.05, तो यह आ गया 3.27 मीटर। 3.27 मीटर, दिस इज द बेस। ये आ गया 3.27 मीटर। अब ये जो हमारे पास है इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू 10 इंटू 3.27 इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है इसकी, 3 मीटर मोबाइल के अंदर, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू 3, ये आ गया 49.05, 49.05 क्यूबिक मीटर। इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 72, उसमें से माइनस कर देते हैं, ये आ गया 22.95। मतलब वॉल्यूम स्पिल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम स्पिल होगा 72 माइनस 49.05 बराबर 22.95 क्यूबिक मीटर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है यहां तक? तो बच्चों ये थे हमारे 3 वैरायटी के क्वेश्चंस जो यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हमने आज के सेशन में रियल वेट, अपारेंट वेट पढ़ा, क्या फॉर्मूला यूज करना है, एयर में नापेंगे तो रियल वेट, किसी और में नापेंगे तो अपारेंट वेट, रियल माइनस अपारेंट बाइंड फोर्स के बराबर होगा, उससे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यह भी ध्यान रखना, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रियल वेट अपारेंट वेट में, जैसे हमने सुना था, क्या सुना था, हमने ये पढ़ा था कि जो अपारेंट वेट है, अपारेंट वेट है वो कितना है, रियल वेट माइनस बाइंड फोर्स। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी बॉडी का अपारेंट वेट क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब बाइंड फोर्स किसी बॉडी पर उसके रियल वेट के बराबर लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी का अपारेंट वेट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। अगर जैसे कई बार आप पानी में तैरते हैं तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं, मतलब जितना आपका रियल वेट है उतना आपको बाइंड मिल गया, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसे में आप बिल्कुल अपने आप को हल्का फील करते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन, इसको वेटलेसनेस कंडीशन कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो अगर आपको वेटलेसनेस कंडीशन बोला जाए तो हमेशा समझना बाइंड फोर्स रियल वेट के बराबर है, अपारेंट 0 हो गया, ये इसका मतलब है। अगर वेटलेसनेस कंडीशन किसी क्वेश्चन में दिए तो ये डायरेक्ट हिंट है कि अपारेंट वेट 0 है, रियल वेट बाइंड फोर्स के बराबर। वेट तो वेटलेसनेस मतलब वेट नहीं है, अब रियल वेट तो कभी 0 नहीं होगा, मतलब अपारेंट वेट 0 है। और हमने पढ़ा फिर मोशन ऑफ स्टैटिक फ्लूइड के कॉन्सेप्ट्स। तो
यहां पर हमारा यूनिट नंबर 2 भी बच्चों कंप्लीटली खत्म हो जाता है और अब हम थर्ड यूनिट नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स जिसके अंदर हम फ्लूइड के मोशन पैरामीटर की डिस्कशन करते हैं, बट फोर्सेस की बात नहीं करते, जो कॉज ऑफ मोशन है उसकी बात नहीं करते, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। अगर आप एसएससी जेईई के लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सार्थक बैच अवेलेबल है। फॉर सभी एग्जाम्स के लिए विजय बैच अवेलेबल है। नॉन टेक्निकल के लिए नॉन टेक महापेक और एसएससी जेईई की डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एईसी प्लस एप्लीकेशन पे। अगर आप इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास में, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, एक प्रॉपर गाइडेंस की आपको जरूरत है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर क्वेश्चंस और प्रॉपर नोट्स, ये सब मिलेगा आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन पे। आज के जो सेशन का पीडीएफ है वो एईसी प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर अवेलेबल है। इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, सारे पीडीएफ यहां पर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।